गाइस, आज आपका द प्रज्ञान इंस्टीट्यूट हाथरस में स्वागत है। आज हम पॉलिटी वाली जो लक्ष्मीकांत की जो बुक है उससे हम टॉपिक कवर करेंगे और ये हर एग्ज़ाम में काम में आएंगे। ठीक है, आज हम ये टॉपिक ले रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये डायरेक्ट में जो है PDF बना ली है लक्ष्मीकांत से और छोटी सी PDF है, 7-8 पेज हैं इसमें। फटाफट हम इस चीज़ को, लेकिन कोई पॉइंट छूटना भी नहीं चाहिए, उस हिसाब से हम इसे करते हैं। ठीक है गाइस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, भारत में जो ब्रिटिश जो व्यापारी आए थे यूरोप के, बहुत सारे आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, फिर और भी थे, फ्रांसीसी थे, ब्रिटिश थे। लेकिन जो ब्रिटिश थे ये जो आए हैं, ये भारत में सन 1600 में आए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे, व्यापार करने आए थे। और इन्हें व्यापार करने का राइट जो दिया था वो महारानी एलिजाबेथ ने दिया था एक चार्टर के द्वारा। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्य तक सीमित थे, उसने सन 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त कर लिए। दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिए से मतलब है कि राजस्व के अधिकार प्राप्त किए, साथ ही दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त किए। और ये भी बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध जो हुआ था, उससे साफ हो गया था रास्ता कि अब ये लोग यहाँ पर राज करेंगे। ठीक है, हाँ गाइस, तो कुल मिला के ये भारत में ब्रिटिश कंपनी जो आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी सन 1600 में। सन 1600 से लेके 1947 तक ये यहाँ पर रहे। तो सन 1600 में कंपनी व्यापार के लिए आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर द्वारा इन्हें व्यापार करने का अधिकार दिए थे। और सन 1600, हालांकि इनका जो प्रशासनिक और राजनीतिक जो काम इनका शुरुआत हुई है सन 1773 से हुई है। सन 1773 से 1857 क्रांति हुई, फिर 1857 क्रांति, फिर 1858 से 1947 तक। और सन 1773 से 1858, 1858 से 1947 तक ये फेज है इनका शासन का। वो जो व्यापारिक रहे हैं, व्यापार करने का अधिकार जो रहा है सन 1600 से, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। और सन 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व का अधिकार और दीवानी न्याय का अधिकार इन्हें मिल गया था। और ये यूं नहीं मिला था, इन्होंने युद्ध लड़े थे, बक्सर का, प्लासी का युद्ध लड़ा था। उसके बाद जो बंगाल का जो नवाब था उसे हरा दिया था। दूसरा इन्होंने अपना कठपुतली एक नवाब बैठाया था जो इनकी बात को मानता था, उससे संधि की थी। ठीक है, 1857 सिपाही विद्रोह हुआ था। 1858 सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में लिया और 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। फिर इसमें कह रहे थे, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में संविधान की जरूरत महसूस हुई। 1934 में M.N. रॉय भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता थे कि दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। मतलब ये है कि संविधान सभा का गठन किस व्यक्ति के राय पर किया गया था, तो 1934 में M.N. रॉय के द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर। भारत के संवैधानिक सलाहकार रहे M.N. रॉय, और न केवल भारत के संवैधानिक सलाहकार रहे, बल्कि जो बर्मा था, म्यांमार जो आज का है, उसके संविधान को बनाने में भी मदद दी थी M.N. रॉय ने। जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है कि बर्मा के संविधान को बनाने में किस भारतीय विशेषज्ञ ने मदद दी थी, तो वो है M.N. रॉय। और साथ ही ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले भारतीय जज भी रहे हैं M.N. रॉय। बहुत ही ग्रेट, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी रही है ये M.N. रॉय। ठीक है, ये विशेषज्ञ रहे हैं, भारत के संवैधानिक सलाहकार भी रहे हैं, बर्मा के संविधान को के विकास में भी इन्होंने मदद दी थी। साथ ही पहले भारतीय हैं जिन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज भी रह चुके हैं। ये है 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया है संविधान सभा का गठन? 1946 में किया गया। किसकी सलाह पे किया गया था? 1934 में M.N. रॉय ने सलाह दी थी, उनके आधार पर। और भारत का संविधान जो है ये आपको पता है, ये पहली बार अंशतः जो लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया, मतलब पूरी तरीके से लागू हुआ। अस्तित्व से मतलब पूरी तरीके से लागू हुआ। फिर क्या कहते हैं, देखो, यद्यपि संविधान राजस्थान की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई, तथा ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई थी। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा।
ठीक है। इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा निम्न है। देखो, सन 1773 से 1858 तक 4 एक्ट जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं वो लाए गए। फिर 1858 से 1947 तक 7 एक्ट लाए गए जो महत्वपूर्ण एक्ट है। अब उन एक्ट की जो खास जो बातें हैं, जो अक्सर डिफरेंट गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उसमें जीएस के पेपर में पूछी जाती हैं, वो हम अब डिस्कस करते हैं। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक रहा। फिर 1857 में क्रांति हुई थी, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब कंपनी यहाँ पर शासन नहीं कर पा रही है, अब उसमें कहीं ना कहीं उन्हें कमियाँ महसूस हुई। फिर उन्होंने जो 1858 से ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ पर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था अपने हाथों में ली थी। ठीक है। 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश संसद ने यहाँ पर राज किया था। ठीक है। सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खास बातें क्या हैं कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। मतलब बंगाल का जो गवर्नर जो पद था उसका नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। और न केवल पद का नाम बदला बल्कि उसके अधिकार भी बदल गए। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में जो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, पूछा जा सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो ये है बंगाली गवर्नर का नाम बदल के बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। और ऐसे मतलब बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। साथ ही दूसरा काम ये किया गया कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे इन दोनों को अधीन कर दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल के तहत। ये इन्होंने दूसरा महत्वपूर्ण काम किया है। तीसरा काम क्या है कि अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सन 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य जज थे। मतलब कुल 4 मेंबर थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे। लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है कि कलकत्ता में जो सन 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है, ये आज का उच्चतम न्यायालय नहीं है। मतलब हमारा जो आज का उच्चतम न्यायालय है वो एक अदर एक्ट है, 1934 का है शायद, 1934 से 35 का एक्ट है। उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया वो आज के भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वो है। जबकि सन 1774 का जो सुप्रीम कोर्ट है इसका जो दायरा है वो सिर्फ बंगाल तक सीमित है। ये ध्यान देने योग्य बात है। तो सन 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। ये तीसरा महत्वपूर्ण पद है, बात है इसमें। फिर चौथी बात क्या है कि इसके तहत कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से कुछ भी उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कौन सा एक्ट है जिसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार भारत में करने और भारतीयों से कोई उपहार लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया था, वो कौन सा था? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत बंगाल के गवर्नर के अधिकार बदल दिए गए और बंगाल के गवर्नर का जो पद नाम था वो बदल के बंगाल गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये है। और साथ ही ये केवल नाम ही नहीं बदला था बल्कि बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था, ये था। और सन 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी जो कि सिर्फ बंगाल तक, और बंगाल और जो भी मतलब ब्रिटिश कंपनी के जो भी भारत में क्षेत्र थे उन क्षेत्रों के जो भी मामले होंगे न्यायिक वो देखता हुआ। नेक्स्ट, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हो गया था। मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, दैट इज जो कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या काम देखते थे? व्यापारिक काम देखते थे। उस पर कंट्रोल हो गया था। किसका? सरकार का, ब्रिटिश सरकार का। इससे भारत में इसके राजस्व, सैन्य और असैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी को ये आवश्यक कर दिया था कि वो असैन्य मामले, सैन्य मामले और अपने व्यापारिक मामलों की जानकारी, सैन्य मामले, असैन्य मामले, राजस्व मामले की जानकारी वो देगी ब्रिटिश सरकार को। सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 2-3 मुख्य चीज़ें हैं बस। अब बात आती है सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, सन 1773 की कमियों को दूर करने के लिए फिर लेके आया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत क्या है कि इसने कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक काम थे वो पृथक पृथक कर दिए। मतलब सन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसने कंपनी
के कामों को कंपनी जो देखती थी पहले काम, जो सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी कामों को अलग अलग नहीं किया था कि साहब व्यापारिक काम अलग कमेटी देखेगी और जो प्रशासनिक राजनीतिक काम है अलग कमेटी देखेगी, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन सन 1784 का, ठीक है, सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा कोई काम नहीं किया था कि साहब प्रशासनिक काम अलग देखेगी, व्यापारिक काम अलग कमेटी देखेगी कंपनी की, ऐसा नहीं किया था, बल्कि 1784 में ये काम किया है। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक व्यापारिक कामों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। इस लिखा है दूसरा पॉइंट, इसने निदेशक मंडल को कंपनी के, इसमें लिखा है देखो, इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नामक एक नया निकाय गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। मतलब जो कंपनी काम देखेगी, व्यापारिक काम भी देखेगी और राजनीतिक प्रशासनिक काम भी देखेगी, लेकिन उन्होंने अब अलग अलग कमेटी बना दी कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो तो देखेगी केवल व्यापारिक मामले, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो केवल राजनीतिक और प्रशासनिक काम देखेगी। इस तरीके से द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ हुआ। द्वैध शासन का मतलब यही है कि अलग अलग कमेटी बना दी, एक कमेटी व्यापारिक देखेगी, एक कमेटी राजनीतिक प्रशासनिक। सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। फिर है नियंत्रण बोर्ड की शक्ति थी, वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सारे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो भारत में जितने भी सैन्य मामले हैं और राजस्व मामले हैं उनका अधीक्षण और नियंत्रण करेगी। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है यहाँ, ठीक है गाइस। तो ये है कुल मिला के द्वैध शासन की शुरुआत है वो सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है उससे आई है। और द्वैध शासन का मतलब यही है कि कंपनी में अलग अलग कमेटी बना दी कि एक कमेटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थी वो अब तक व्यापारिक और प्रशासनिक राजनीतिक प्रशासनिक मामले भारत में देखते आ रही थी, लेकिन अब उसके क्या कर दी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक मामले देखेगी, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय बना दिया, वो केवल राजनीतिक और प्रशासनिक काम देखेगी बस। साथ ही जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, साथ ही हमारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसे ये शक्ति दे दी गई कि ब्रिटिश नियंत्रित जो ब्रिटिश भारत है, जो ब्रिटिश नियंत्रित ब्रिटिश कंपनी के नियंत्रण में जो भारत है उसमें असैन्य मामले, दैट इज़ नागरिक मामले, सैन्य मामले और राजस्व मामले, तीनों मामलों का अधीक्षण करेगी, नियंत्रण करेगी, उससे संबंधित जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराएगी। बस तीन महत्वपूर्ण है। अब बात आती है 1833 का चार्टर अधिनियम। अब हम इस पर फोकस करते हैं, इसकी कुछ 2-3 बातें हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें यह है देखो, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर, अब देखो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होता जा रहा है। सन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें बंगाल के गवर्नर का नाम बदल कर गवर्नर जनरल कर दिया, और न केवल नाम बदला बल्कि उसने आपके जो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर हैं उनको अधीन कर दिया बंगाल के गवर्नर जनरल के। तो दैट इज़ ये क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। इसी तरीके से 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या किया है कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल, न केवल बंगाल का गवर्नर जनरल बल्कि ब्रिटिश कंपनी का जो के नियंत्रण में जो भारतीय क्षेत्र है उस भारत का, दैट इज ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल के गवर्नर जनरल को। और उसमें उसके पास वो सारे मामले दे दिए, मतलब असैन्य सैन्य राजस्व मामले सारे मामले उसे दे दिए, ठीक है। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र मतलब ब्रिटिश भारत पर नियंत्रण था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक मतलब बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ये है मतलब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ये था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। जबकि भारत का गवर्नर जनरल कौन है, बेंटिक। ये ध्यान रखने की वाली बात। इसने मद्रास और बम्बई की, अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है महत्वपूर्ण, वो ये है, इसने मद्रास बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के अधिकार दिए गए। इसके अंतर्गत बनाए गए पहले के कानूनों को नियामक कानून कहा गया, नए कानूनों के तहत बनाए कानूनों को एक्ट अधिनियम। तो कुल मिला के यही है कि इसने जो बम्बई और मद्रास की जो वो थे गवर्नर जनरल के जो अधिकार थे, गवर्नर जनरल के पास जो अधिकार थे विधायन संबंधी, वो सब खत्म कर दिए, बल्कि वो बंगाल गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल के अधीन ही सब कुछ कर दिया कि यही है, इन्हीं के पास ही विधायन का अधिकार है।
नेक्स्ट क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को ख़त्म कर दिया। ये और है, मतलब ये जो पहले वाला एक्ट था हमारा, कहाँ गया, सन 1773 के बाद जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था ना, जिसके तहत द्वैध शासन लागू किया था, मतलब कंपनी के व्यापारिक काम अलग और राजनीतिक और प्रशासनिक काम अलग अलग कर दिए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उस द्वैध शासन को 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ख़त्म कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्वैध शासन भारत में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जो द्वैध शासन था वो किस एक्ट के तहत लागू किया गया, तो सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। और ख़त्म किस एक्ट के द्वारा किया गया, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। ये है कहते अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक निकाय के रूप में जो काम करने की शक्ति थी वो ख़त्म कर दी। कहते अब विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। अब वो राजनीतिक काम देखेगा बस। तो पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश कंपनी विशुद्ध रूप से राजनीतिक कंपनी, मतलब एक राजनीतिक सिस्टम बन गई थी किस एक्ट के द्वारा, तो 1833 के द्वारा। या फिर इसी चीज़ को ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश भारत में द्वैध शासन कब ख़त्म कर दिया गया था, तो 1833 के एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा। कब लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया था, किस एक्ट के द्वारा लागू किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 के द्वारा। ये है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन शुरू करने का प्रयास किया था। इसमें कहा गया कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय या हस्तगन से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक काम वगैरह करती थी, उसने इसका विरोध कर दिया और प्रावधान खत्म कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन है कि प्रयास किया था वो किस एक्ट, वो कौन से एक्ट थे जिसमें कि भारत में सिविल सेवकों के चयन के लिए सेवा, मतलब सिविल सर्विस को स्टार्ट करने का प्रस्ताव लाया गया था, तो वो 1833 एक्ट के द्वारा लाया गया था। लेकिन 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सर्विसेज को स्टार्ट करने का प्रावधान लाया गया था। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, जो व्यापारिक काम वगैरह देखता था, उसके विरोध के कारण ये प्रस्ताव टाल दिया। फिर नेक्स्ट है हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम, ये लास्ट है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1853 का चार्टर एक्ट। दैट सन 1773 से 1858 तक 4 एक्ट आए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773, सन 1784, पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 2 चार्टर एक्ट हैं 1833, 1853। अब 1853 वाली बात कहना है, इसमें ये कह रहे हैं सन 1793 से 1853 के बीच ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए जो चार्टर अधिनियमों की सीरीज़ थी, उसमें अंतिम था 1853 का। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। पूछ सकता है ना कि साहब जो चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद बनाती थी उसमें अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था, तो 1853 का। पूछ ले, क्या पता है, एग्जामिनर के दिमाग की बात है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, विशेषताएं क्या हैं। इसने पहली बार गवर्नर जनरल, मतलब जो भारत गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल जो प्रशासनिक काम हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक काम हैं, वो क्या अकेला कर लेगा? उसकी सहायता के लिए तो काउंसिल, एक कमेटी बनानी पड़ेगी। वो कमेटी अब तक, दैट 1852 तक वो सारे काम देखती आ रही थी, मतलब जो राजनीतिक काम में विधायन के काम भी देख रही थी और प्रशासनिक काम भी देख रही थी। विधायन के काम और प्रशासनिक काम में अंतर होता है। विधायन का काम है मतलब कानून बनाना, और प्रशासनिक काम है उस कानूनों को लागू करना। दोनों में अंतर है, ये समझने की ज़रूरत है। विधायी काम है कानूनों को बनाना, उन कानूनों को लागू करने का जो सिस्टम है वो प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है। ठीक, इसने पहली बार, मतलब 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके विधायी काम और प्रशासनिक काम को सेपरेट कर दिया। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही किया है जैसे 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है ना, जैसे सन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन लागू करके सेपरेट किए गए थे, काम का कैटेगराइजेशन किया गया था। जैसे सन 1784 में द्वैध शासन लागू किया गया था, तो काम का कैटेगराइजेशन किया गया था। देखो यहाँ पे किया गया था ना, ये जो कैटेगराइजेशन जो किया गया था जी साहब, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये कोर्ट ऑफ कंट्रोल है, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या देखेगी? व्यापारिक मामले, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो जो देखेगी राजनीतिक और प्रशासनिक मामले देखेगी। इसी तरीके से 1853 के चार्टर एक्ट ने क्या किया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसकी जो काउंसिल है, उस काउंसिल के विधायी प्रशासनिक कामों को अलग अलग कर दिया। उस काउंसिल में भी कैटेगराइज कर दिया कि ये इतना पार्ट है इस काउंसिल का, ये फला फला मेंबर है, ये देखेंगे साहब विधायी का काम, और इस काउंसिल का इतना हिस्सा है ये प्रशासनिक काम देखेगा।
इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। पार्षद इन्हें विधान पार्षद कहा गया, दैट ये विधायन से संबंधित काम देखेंगे। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल की नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। आई बात समझ में? मतलब भारत का जो गवर्नर जनरल है उसकी परिषद को काम डिवाइड कर दिया गया कि ये इस परिषद का इतना हिस्सा है, इतने मेंबर हैं, 4 या 5 विधायी काम देखेंगे और दूसरे प्रशासनिक कामों को देखेंगे। हालांकि प्रशासनिक काम का मतलब प्रशासनिक काम करने नहीं जा रहे, प्रशासनिक काम करने की जो मशीनरी है उस मशीनरी का अधीक्षण करेंगे, वो सुपरविजन करेंगे, ये मतलब है। ठीक है, कहाँ आ गए 1853। तो कुल मिला के ध्यान रखो, विधायी और प्रशासनिक कामों को अलग अलग कर दिया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या 1853 वाले का, इसने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए हाँ ये शुभारंभ कर दिया, इसने आरंभ कर दिया। 1833 के चार्टर एक्ट में सिविल सर्विसेज भारत में स्टार्ट करने के लिए प्रस्ताव तो लाया गया था, लेकिन जो डायरेक्टर्स थी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी, उसके विरोध के कारण वो टाल दिया गया था प्रस्ताव। 1833 के एक्ट पे लाई गई थी, लेकिन 1853 के एक्ट के द्वारा ये चीज़ लागू कर दी गई है। इसने भारत में सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता, मतलब कंपटीशन इन्होंने चालू कर दिया था। ये सिविल सेवकों की भर्ती चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था आरंभ किया। इस प्रकार सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। इसके लिए 1853 का चार्टर एक्ट, इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की व्यवस्था की गई थी, मैकाले समिति बनाई गई थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भारत में सिविल सर्विसेज किस एक्ट के जरिए लागू की गई थी, स्टार्ट की गई थी? तो 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, और इसी के संदर्भ में मैकाले समिति भी नियुक्त की गई थी, भारतीय सिविल सर्विसेज चालू करनी, मैकाले समिति। इसने कंपनी के तीसरा पॉइंट है कि इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। मतलब कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी का शासन क्षेत्र था उसे विस्तारित किया। अब कंपनी का पूरा ध्यान राजनीतिक और प्रशासनिक कामों में कर दिया कि अब कंपनी व्यापार करेगी ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म। जो भी है अब ये क्या करेगी, कंपनी का जो भी व्यापारिक काम करेगी नहीं, ये सब ये तो 1833 के एक्ट के द्वारा ही कर दिया था। 1833 के एक्ट के द्वारा ये कर दिया था कि कंपनी जो है विशुद्ध रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक निकाय बन गई, व्यापारिक काम खत्म कर दिया, द्वैत शासन खत्म, क्लियर था 1833 के एक्ट के द्वारा। 1853 में इसने क्या किया है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसके विधायी काम और प्रशासनिक कामों को अलग कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा, इसने सर्विसेज को आरंभ कर दिया। तीसरा पॉइंट क्या, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया है। भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही, मतलब इंग्लैंड का जो संसद है उसके तहत की। इसने पहली बार भारत में केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 नए सदस्य, 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। हाँ, मतलब गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य लागू की, मतलब उनका अपॉइंटमेंट किया गया, और 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। मतलब पहली बार गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा प्रावधान किया गया था कि जो गवर्नर जनरल जो है, भारत का गवर्नर जनरल की काउंसिल में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल है ब्रिटिश भारत का, उसकी काउंसिल में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया है, ये चीज़ है। साथ ही जो काउंसिल है उस काउंसिल का आपको पता ही है कि वो विधायी काम और वैसे कामों को अलग अलग कर दिया, ये भी है। तो इस तरीके से हमारा 1853 का चार्टर एक्ट की महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ये हो जाती है। अब बात आती है 1857 की क्रांति होती है। 1857 क्रांति के बाद फिर कंपनी को जो है, कंपनी यहाँ की जो भी स्थिति थी वो सब सारी न्यूज़ पहुँचती है ब्रिटेन में। वहाँ की सरकार देखती है कि नहीं, अब ये कंपनी जो है यहाँ पे मामला संभाल नहीं पाएगी, भारत में स्थिति नहीं संभाल पाएगी। तो फिर ब्रिटिश जो संसद थी, फिर कंपनी को जो अधिकार दिए थे राजनीतिक प्रशासनिक, वो सारे अधिकार उससे ले लेती है और सीधे ब्रिटिश जो संसद था उसके पास वो यहाँ पर शासन करती है भारत। तो सन 1858 से 1947 तक ब्रिटिश संसद का यहाँ पर शासन रहा है, न कि ब्रिटिश कंपनी का। 1858 का भारत शासन अधिनियम पहला अधिनियम है। 1858 का, 1858 के बाद फिर 1861 का है, ये महत्वपूर्ण है, दूसरा है।
फिर तीसरा 1892 का है, फिर 1909 का अधिनियम है, फिर 1919 का अधिनियम है महत्वपूर्ण। फिर 1919 के बाद फिर 1935 का अधिनियम है, और 1935 के बाद फिर 1947 का अधिनियम। इस तरह से 7 अधिनियम हैं। इन अधिनियम के बारे में एक एक करके हम क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें हम चर्चा करते हैं। चलो, सन 1858 का भारत शासन अधिनियम है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। मतलब इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या है भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसके तहत भारत का शासन सीधे वहाँ की जो ब्रिटिश की जो हेड ऑफ स्टेट थी, दैट इज जो क्वीन थी विक्टोरिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने की कोई बात है, अब 1858 का जो एक्ट बनना है, इस समय उस समय जो ब्रिटेन है उसकी हेड ऑफ स्टेट दैट इज जो क्वीन है विक्टोरिया है। लेकिन जब वो कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी सन 1600 में, तब हेड ऑफ स्टेट ब्रिटेन की कौन थी? एलिजाबेथ फर्स्ट। तो ये ध्यान देने की बात है कि सन 1600 में एलिजाबेथ फर्स्ट ने चार्टर दिया था, ये अधिकार दिया था कि भारत में जाओ, भारत से जाके व्यापार करो। किसको? ब्रिटिश कंपनी को, सन 1600 में एलिजाबेथ फर्स्ट। लेकिन जब 1858 का अधिनियम बनना है, उस समय ब्रिटेन की महारानी दैट इज हेड ऑफ स्टेट वो विक्टोरिया है। तो भारत का शासन सीधे विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया। अब देखो ये भी पूरा वो है कि भारत का जो गवर्नर जनरल था, जो कि 1853 एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया था 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लेकिन अब भारत का जो गवर्नर जनरल है उसकी पोस्ट का नाम बदल दिया। नाम बदल के क्या कर रहे हैं? भारत का वायसराय। ये ठीक वैसे कर रहे हैं कि जैसे कोई भी कंपनी है, उसका कोई भी माल है, कोई भी गुड है, उसकी मार्केट में जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है, उसकी कहीं छवि वगैरह धूमिल होने को होती है, तो क्या करते हैं उस प्रोडक्ट का नाम बदल देते हैं। जैसे फेसबुक थी, फेसबुक के बारे में कुछ ऐसी चर्चा थी, तो उसने क्या किया, फेसबुक ने अपना नाम बदल के दूसरा कुछ ऐसा ही कुछ नाम है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो नाम उसने बदल दिया, मतलब रिपैकेजिंग कर दी, कहीं उस छवि से उसे नुकसान ना हो जाए। ऐसे ही ये लगातार नाम बदल रहे हैं उस पोस्ट का। तो गवर्नर जनरल जो भारत का था उसका नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया 1858 के अधिनियम के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड वाली भारत शासन की द्वैध शासन की जो प्रणाली थी वो ख़त्म कर दी थी। किसमें? 1858। ऑब्वियसली बात है, कंपनी को द्वैध शासन की समाप्ति तो हो ही गई, अब कंपनी ख़त्म कर दी, कंपनी के पास कोई अधिकार ही नहीं छोड़ा, कंपनी के जो भी काम थे वो सारे ब्रिटिश उसके पास ही आ गए। हालांकि द्वैध शासन जो लागू हुआ था वो कब हुआ था पता? इसमें जो हमने पढ़ा था, पिट्स इंडिया एक्ट से चालू हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट से चालू हुआ। द्वैध शासन जो लागू हुआ था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुआ, और जो पूरी तरीके से हमें द्वैध शासन वाला जो ख़त्म कर दिया था, ये तो हमारे 1833 में ही कर दिया। देखो 1833 में ही तो ये था विशुद्ध रूप से। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार निकायों में किया गतिविधियां समाप्त कर दिया, अब विशुद्ध से प्रशासनिक निकाय बन गया था। ये तो 1833 में ही कर दिया था। तो कुल मिला के ये है कि द्वैध शासन जो स्टार्ट हुई थी सन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुई थी, वो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन ख़त्म ही कर दिया था। एक तरीके से सिंगल शासन ही रह गया था एक तरीके से। मतलब जो भी था कि केवल एक ही रह गया था कि वो सब राजनीतिक काम ही देखेगी, प्रशासनिक काम ही देखेगी। देखते हैं, देखो 1858 के अधिनियम के द्वारा क्या है कि इसने नियंत्रक बोर्ड और निदेशक कोड दोनों को समाप्त कर दिया। मतलब 1800 जो हमारा 33 का चार्टर एक्ट था, उसने बोर्ड ऑफ जो वो था, जो व्यापारिक कामों को देखने वाला जो सिस्टम था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसे ख़त्म कर दिया था। उसने वो नहीं ख़त्म किया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ख़त्म नहीं किया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो राजनीतिक काम देखता था, राजनीतिक निकाय के रूप में काम कर रहा था। लेकिन हमारा जो 1858 का एक्ट है, उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी ख़त्म कर दिया। मतलब कंपनी ख़त्म है, कंपनी को पास कोई काम ही नहीं छोड़ा। 1833 के एक्ट के द्वारा कम से कम कंपनी को राजनीतिक कामों को देखने का अधिकार तो था। अब 1858 के एक्ट के द्वारा तो राजनीतिक काम भी उससे छीन लिए कि अब राजनीतिक काम भी काम करने लायक नहीं है। ठीक है, तो इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड दोनों को ही भारत में समाप्त कर दिया। भारत में शासन की द्वैध शासन की प्रणाली थी समाप्त कर दी। मेरे अकॉर्डिंग तो ये मानना है कि द्वैध शासन
की जो सिस्टम है वो तो ख़त्म 1833 के एक्ट के द्वारा ही हो गया। द्वैध शासन का मतलब यही है कि अलग अलग कमेटी बना दी है, तो यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही ख़त्म है। सारा काम कंपनी से हाथ में ले लिया किसने? ब्रिटिश सरकार ने। तो कुल मिला के इस अधिनियम की 1858 के अधिनियम की पहला पॉइंट यही है कि इसने गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि इसने नियंत्रण जो बोर्ड था, बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था, जो कि राजनीतिक और प्रशासनिक मामले देखते थे, उसे भी ख़त्म कर दिया। ऑब्वियसली बात है, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत भी है। अब कंपनी को राजनीतिक जो मामले हैं वो भी नहीं कर रहे, कंपनी का काम ही ख़त्म कर दिया गया, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। तीसरा पॉइंट यह है कि एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति दी गई। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था, मतलब ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, तो 1858 के एक्ट की ये तीसरा पॉइंट है, महत्वपूर्ण बात है कि इसने भारत का राज्य सचिव नामक नया पोस्ट क्रिएट किया, और भारत का राज्य सचिव जो है ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। जबकि जो भारत का जो वायसराय था वो जिम्मेदार था, वो रिप्रेजेंटेटिव था किसका? ब्रिटिश क्राउन का। ये था तीसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है 1858 के एक्ट का, कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई थी, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया था। अवश्य बात है, भारत सचिव की सहायता के लिए काउंसिल बनाई गई 15 सदस्य। भारत सचिव पोस्ट को क्रिएट किस एक्ट के द्वारा किया गया? महत्वपूर्ण बात है, तो 1858 के एक्ट। नेक्स्ट बात है कि इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी, जिसे भारत और इंग्लैंड में वाद करने का अधिकार था। अच्छा, मतलब भारत और इंग्लैंड में कोई मुकदमा दायर करने का अधिकार भी इसको था। किसको? भारत सचिव की काउंसिल को। ठीक है, अब बात तो इस तरीके से हमारे कुछ 3-4 पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण हैं, ये हो जाते हैं 1858 के एक्ट के जरिए। अब हम बात आती है इसकी 1861 का अधिनियम देखते हैं। ठीक है, 1861 का अधिनियम देखते हैं। इसमें क्या? इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों की विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित कर सकता था। 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। कुल मिला के है कि अब ठीक है, अब जो है विधान में भी भारतीयों को शामिल करने लग गए, क्योंकि 1857 में क्रांति के बाद क्लियर हो गया कि भारत में शासन करना है, तो ब्रिटिश सरकार को ये पूरा विश्वास हो गया कि भारत में शासन करना है, भारतीयों को भी शासनिक जो व्यवस्था है उसमें शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वायसराय की जो काउंसिल है उसमें भारतीयों को शामिल करने लगे। इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया, बनारस के राजा को, पटियाला के राजा को और दिनकर राव। दूसरा पॉइंट क्या है? इस अधिनियम में मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। अब देखो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन आ रहा है। शुरुआत में जो कानून बना रहे थे 1858 से पहले के जो कानून हैं, उनमें क्या कर रहे हैं? उनमें ये कर रहे हैं कि बंगाल के गवर्नर के तहत बम्बई और मद्रास के गवर्नर को कर दे रहे हैं, और बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल दिया गवर्नर जनरल। फिर क्या किया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, फिर क्या कर रहे हैं कि बंगाल का जो हमारा गवर्नर जनरल है उसको फिर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। फिर भारत के गवर्नर जनरल को क्या कर रहे हैं कि अब वो वायसराय बना रहे हैं, नाम बदल रहे हैं 1857 के बाद। अब जो पहले जो सेंट्रलाइजेशन पावर कर रहे थे, अब वो डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंटों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की शुरुआत की, क्योंकि अब शासन करना है तो लोगों को, दूसरों को भी शासन में भागीदारी सुनिश्चित करानी है भारतीयों में। इस प्रकार अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये 1861 के एक्ट के द्वारा शुरुआत कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की। ठीक है, इस प्रकार इस अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू की गई सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति को पलट दिया, और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया था। हाँ, 1853 के चार्टर चरम पर पहुंच गया था सेंट्रलाइजेशन। उस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। 1937 तक। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या 1861 के एक्ट का, कि इसने वायसराय को परिषद में कार्य के लिए अधिक नियम आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की। इसने कैनिंग द्वारा 1859 में भारत की पोर्टफोलियो व्यवस्था को मान्यता दी। मतलब 1861 में जो 1861 के एक्ट के द्वारा
जो कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया गया, मतलब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बना दिए ना, ये बिजली विभाग है, ये सिंचाई विभाग है, ये वन विभाग है, इसी पोर्टफोलियो विभाग को ही डिपार्टमेंट विभाग कहते हैं। इसको भारत में शामिल किसने किया, स्टार्ट किसने किया था, कैनिंग ने प्रारंभ किया था, उसको मान्यता दे दी 1861 के एक्ट के द्वारा। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की सलाह के अध्यादेश जारी करने की अधिकृत कर दिया, और ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। जैसे भारत में आज भी अध्यादेश जारी करने की वो हो टाइम पीरियड है कि अध्यादेश कब तक लागू होगा, 6 महीने तक। ठीक है। तो ये है 1861 का जो एक्ट है, इसके जरिए वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी। तो इस तरीके से हमारे 3-4 पॉइंट ये हो गए। अब बात आती है 1892 का अधिनियम, थोड़ा जल्दी करते हैं, बहुत है। 1892 के अधिनियम की विशेषताएं क्या है कि इसके माध्यम से केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया। मतलब विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी, उन्हें बजट पर बहस करने, बजट पर क्वेश्चन पूछने, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया। कार्यपालिका के प्रश्न करते हैं सांसद वगैरह, तो उन प्रश्नों का आंसर देना होगा किनको, विधान परिषद के सदस्यों को। 1892 का एक्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों प्रावधान था। मतलब केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का भी नामांकन कर सकता है वायसराय। मतलब वायसराय जो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है, उसे ये अधिकार दे दिया गया कि तुम जो है भारतीयों को प्रशासनिक जो राजनीतिक काम है उसमें आप शामिल करो, उन्हें मनोनीत करके लेके आओ, उन्हें शामिल करो, जिससे कि यहाँ पर असंतोष की जो भावनाएं हैं ब्रिटिश शासन के प्रति वो थोड़ा शांत रहें, उन्हें लंबे समय तक शासन करने का मौका मिले, इसलिए। ठीक है। तो 1892 के अधिनियम की तो केवल 2 ही विशेषताएं कि इसने विधान परिषद के कार्य में वृद्धि कर दी, उन्हें बजट पर बहस करने, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया। कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा, उन्हें जिम्मेदार बनाया गया, अधिकृत कर दिया। साथ ही केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों को भी नामांकित कर सकती है। ये किसको दे दिया, वायसराय को शक्ति दे दी। अब नेक्स्ट क्या, 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम ये खतरनाक है। ये 1909 के अधिनियम के द्वारा ऐसे इन्होंने काम किए हैं जो कि भारत का अंततः जो विभाजन हुआ है वो स्थिति पैदा हुई थी। मतलब भारत का विभाजन हो गया, अलग स्टेट बनी पाकिस्तान, वो जो प्रावधान किया था वो 1909 का अधिनियम है। इसे मार्लो मिंटो रिवॉल्यूशन, मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। यहाँ मार्ले मिंटो कौन कौन है? मार्ले तो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और मिंटो कौन था? मिंटो वायसराय था। ध्यान रखने वाली बात है, मार्ले मिंटो में मिंटो था कौन? वायसराय, जो कि मार्ले था भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव जो कि आपको पता है कैबिनेट का सदस्य था, जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था जवाब देने के लिए, जो कि वायसराय रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन। तो इसने क्या किया? इसने केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। 1909 के अधिनियम की विशेषता है कि इसने केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषद थी, काउंसिल थी, उसके आकार में वृद्धि की। इसने केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 होगी, मतलब केंद्रीय परिषद में सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। नेक्स्ट, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को, मतलब इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया। मतलब जो केंद्रीय परिषद थी, एक राज्य परिषद, मतलब जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक राज्य सरकार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो सरकारी बहुमत रहेगा, सरकारी सदस्य रहेंगे, लेकिन जो प्रांतीय परिषद हैं, जो कि दैट इज स्टेट गवर्नमेंट है, उनमें गैर सरकारी सदस्यों को भी मनोनीत किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है, बहुमत की अनुमति दी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना, एक्सेप्ट। तो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें, केंद्रीय जो परिषद है और जो प्रांतीय परिषद है उनके आकार में वृद्धि की। साथ ही जो केंद्रीय परिषद है उसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा, और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखने की अनुमति दी। ये 1909 का है। साथ ही 1909 में
के अधिनियम में ये चीज़ और की थी, बहुत खतरनाक है। पहले चौथा पॉइंट है, इस अधिनियम के अंदर पहली बार किसी भारतीय को वायसराय गवर्नर की परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। अच्छा, 1909 के अधिनियम के तहत ही पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की, वायसराय मतलब कि कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। मतलब वायसराय की जो परिषद थी, कार्यपालिका परिषद, सलाह वगैरह देने के लिए, उसके पहले भारतीय सदस्य कौन बने? तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन्हें विधिक सदस्य बनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायसराय की जो कार्यपालिका जो परिषद थी उसके सदस्य किस भारतीय को बनाया गया था पहली बार? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। ये इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब धर्म के आधार पर। अब देखो, भारतीय समाज अंग्रेजों के शासन को बर्दाश्त नहीं कर रहा, उनका विरोध कर रहा है। तो ऐसे में वो क्या कर रहा है? भारतीय समाज को धर्म के आधार पर लड़ाना चाहती हैं, डिवाइड करना चाहती हैं, ताकि अब तो वो जा ही रहे नहीं, मतलब उनका शासन करना आसान रहे, उनका विरोध कम हो जाए, इसलिए वो ये काम करना है। इसलिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। मिंटो मार्ले मिंटो सुधार, मतलब जो मिंटो है, मार्ले है भारत का राज सचिव है, भारत सचिव है, वो जो मिंटो है वो है वायसराय तत्कालीन। तो मिंटो की दिमागी उपज थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये भी कहा था कि भारत के विभाजन के लिए जो जिम्मेदार है वो जिन्ना नहीं है, बल्कि वो कौन है? मिंटो है। मिंटो ने 1909 के जो भारत शासन अधिनियम है, इसके तहत इसने जहर, मतलब सांप के दांत इसने बोए थे। ठीक है, ये है। तो इसने, अब देखो ये कितना खतरनाक है, मतलब कि मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव है मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर संसदीय क्षेत्र है, उसमें मुस्लिम कैंडिडेट कोई खड़ा हुआ है, तो उस मुस्लिम कैंडिडेट थोड़ी नहीं रह रहे होंगे वहाँ पर। हाँ, तो अदर धर्म के लोग भी रह रहे होंगे, हिंदू भी रह रहे होंगे, ईसाई भी रह रहे होंगे, सिख भी रह रहे होंगे, उनका वोटिंग राइट ही खत्म। मुस्लिम कोई भी मतलब मेंबर खड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो सिर्फ मुस्लिम ही उसे वोट देंगे। तो इसका मतलब बाकी जो लोग हैं उनका तो कोई अधिकार ही नहीं है, राजनीतिक अधिकार खत्म। तो ये एक तरीके से क्या है, मतलब देश के अंदर ही एक ऐसे क्षेत्र उन्होंने वो दे दिए कि वो सब डिवाइडेशन हो जाए, समाज में उथल पुथल डिवाइड हो। ये था इसका, और इसका खतरनाक आगे चल के जो है वो भी हुआ। नेक्स्ट, इसने प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। मतलब इसमें प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदार, मतलब जो भी इनकी काउंसिल थी, उस काउंसिल में जो है प्रावधान किया गया नॉमिनेट करने का। जो भी मतलब अच्छे पैसे वाले हैं, प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, विश्वविद्यालय, जमींदारों के लिए अलग अलग उन्हें प्रावधान किया गया उसमें। तो ये 1909 का एक तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाला है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की काउंसिल में, कार्यपालिका काउंसिल में शामिल किया गया, और ऐसे पहले भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, जबकि प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को अनुमति दी। और केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों की विस्तार किया। ये कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं 1909 के। अब बात आती है 1919 का अधिनियम है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? इसने केंद्रीय प्रांतीय विषयों की सूची बनाई। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों की विषयों पर विधान बनाने का अधिकार दिया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय एकात्मक ही बना रहा। कहने का मतलब है कि इन्होंने अब विषय भी अलग अलग कर दिए। कहने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग अलग वो बना दिए कि इन विषयों पर आप कानून बना सकते हो, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बना दिए कि आप इन विषयों पर कानून बना सकते हो। और कुछ समवर्ती सूची रखी, जैसे अभी भी सूची है ना, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय रखे जिन पर केंद्रीय और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसे विषय जिन पर दोनों ही कानून बना सकती हैं, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर केंद्रीय और राज्य कानून दोनों की स्थिति पैदा होगी, तो वहाँ केंद्रीय कानून है उसे वरीयता दी जाएगी। ये मतलब है इसका।
ठीक है। तो केंद्रीय सूची और प्रांतीय विषयों की सूची अलग अलग की है और कुछ समवर्ती सूची भी बनाई है। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। ये है। तो कुल मिला के इस 1919 के अधिनियम की यही विशेषता है कि इसने केंद्र सरकार मतलब केंद्रीय विधान परिषद और राज्य विधान परिषद मतलब प्रांतीय विधान परिषद, उन दोनों के लिए अलग अलग विषय बना दिए, लिस्ट बना दी कि इन विषयों पे आप अपने कानून बनाइए। कुछ विषय ऐसे भी हो सकते हैं जो समवर्ती सूची मतलब दोनों भी बना सकते हो, लेकिन जब टकराव वाली बात आएगी कि केंद्रीय कानून है और राज्य के कानून है तो केंद्रीय कानून को वरीयता दी जाएगी। ये है। फिर प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया, हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय। तो इस तरीके से मोटा मोटी ये चीज़ है 1919 की। फिर इसमें कि इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की। हाँ, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था किसके द्वारा, किस एक्ट के द्वारा की गई? 1919। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत देश में द्विसदनीय व्यवस्था मतलब द्विसदन, निम्न सदन, उच्च सदन, इस तरीके से, और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की है 1919 की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थानीय प्रशासन के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था मतलब राज्यसभा लोकसभा का गठन किया गया। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई। मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार में द्विसदनीय व्यवस्था है ना, केंद्रीय विधायिका राज्य विधायिका में, तो द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के एक्ट के द्वारा आरंभ की गई। भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा लोकसभा का गठन किया गया। ये है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों में भारतीय होना आवश्यक था। अच्छा, मतलब वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसके 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होंगे, लेकिन कमांडर इन चीफ नहीं होगा। अभी भी जो सैन्य मामले हैं उन्हें ब्रिटेन वाले, जो ब्रिटिश सरकार है, अपने हाथों में रखना चाहती है। उन्हें डर है कि कहीं 1857 जैसा क्रांति फिर दोबारा ना हो जाए, उन्हें डर है। ठीक है। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य सिर्फ 3 ही सदस्य भारतीय होंगे। उन 3 सदस्यों में जो कमांडर इन चीफ है वो कोई नहीं होगा, उन्हें डर है। नेक्स्ट, इसने सांप्रदायिक आधार पर, अब देखो 1909 में सांप्रदायिक आधार पर मतलब भारतीय समाज को डिवाइड करने की जो साजिश थी विधायन के तौर पर, वो 1909 से ही चालू कर दी। 1909 का अधिनियम है, उसी से 1919 के अधिनियम में फिर हद पार कर रहे हैं। देखो, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। मतलब भारत के अंदर ही छोटे छोटे कंट्री टाइप वो क्रिएट करने लगे कि लोगों के बीच में डिवाइडेशन हो, छोटे छोटे कंट्री के तौर पर भारत जो डिवाइड हो जाए, ये उनकी मंशा थी। मतलब भारतीय समाज में भारत धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिमों से अलग हो जाए, फिर भारत में धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर जो हिंदू हैं वो सिखों से अलग हो जाएं। देखो सिखों को, फिर धर्म के आधार पर ईसाइयों को अलग कर रहे हैं। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि धर्म के आधार पर भारतीय समाज को डिवाइड करना चाहते हैं। यूरोपियों के लिए आंग्ल भारतीयों को अलग कर रहे हैं, ये उनकी साजिश थी। तो 1919 कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस कानून ने संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। हाँ, लोगों को मताधिकार अब दे रहे हैं। पहले तो कार्यकारी जो काउंसिल है उसमें जो है राजा महाराजा हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो जमींदार हैं, उनको शामिल कर रहे हैं उन पर मनोनयन के तहत। लेकिन 1919 के कानून के तहत जो भारत के साधारण लोग हैं उन्हें अधिकार दे रहे हैं, सो भी सीमित। किसके आधार पर? मालदार है, संपत्ति है, एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड हैं, उसके आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, या उनके पास प्रॉपर्टी है उसके आधार पर उन्हें दे रहे हैं। नेक्स्ट, इस कानून ने, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि लोगों को पहली बार सीमित मताधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में दिए। किस एक्ट के तहत दिए? तो 1919 के तहत। 1919 का जो एक्ट है भारत शासन अधिनियम 1919। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया। अब तक भारत सरकार द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया। अच्छा, लंदन में भारत का उच्चायुक्त कार्यालय, ये भी एक इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले कि लंदन में भारत का उच्चायुक्त जो पोस्ट स्टार्ट की थी वो किस एक्ट के तहत की गई? तो 1919 के एक्ट के तहत। साथ ही से इसने लोक सेवा आयोग का गठन किया। अंततः 1926 में ये हुआ। मतलब 1919 का जो एक्ट है भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसकी जो विशेषता है इसमें जो है, हाँ, इसने लोकसभा आयोग का गठन भी किया।
भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है, मतलब गठन करने का प्रावधान लाया गया है 1919 के। और अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये है, मतलब प्रावधान लाया गया था 1919 के एक्ट में कि लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। फिर उस चीज़ पर अमल हुआ, दैट इज लागू किया गया 1926 में। देखो 1919 में लेके आया गया प्रावधान, लेकिन 1919 में प्रावधान को लागू करते करते कितना टाइम बीत गया, 1926 में जाके लोक सेवा आयोग का गठन किया। और इस साल क्या 2026 है, दैट इज लोक सेवा आयोग के गठन का सेंचुरी पूरी हो रही है, 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को, तो देखो यहाँ पे ये है कि लोक सेवा आयोग का गठन किस एक्ट के तहत हुआ, 1919 के तहत। और भारत में जो लोक सेवाएं जो चालू हुई हैं वो किस एक्ट के तहत हुई हैं, वो हमने अभी इसमें पढ़ा था ना, वो 1853 का चार्टर एक्ट उसके तहत हुई हैं। हाँ देख लो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेंगे कि भारत में सिविल सर्विसेज जो स्टार्ट करने का पहली बार प्रावधान जो लेके आए थे। अब देखो पहली बार प्रावधान लेके आ रहे हैं वो 1833 का चार्टर एक्ट है, लेकिन वो लागू नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स था उसने विरोध किया, वो लागू नहीं हुआ। लेकिन 1853 में लेके आए, और न केवल लेके आए प्रावधान, उसे लागू भी किया। दैट इज भारत में सिविल सर्विसेज चालू हो गई, मतलब भारतीयों को सिविल सर्विस में शामिल करने लगे। हालांकि उनका एग्ज़ाम, उनकी ट्रेनिंग वगैरह सब ब्रिटेन में, इंग्लैंड में ही होती थी, लेकिन ठीक है ये है। लेकिन लोक सेवा आयोग, भारतीय जो लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, उसके गठन का प्रावधान पहली बार किस एक्ट के तहत लाया जा रहा है, 1919 के एक्ट के द्वारा। और उसे लागू कब किया जा रहा है, 1926 में यूपीएससी अमल में आ रही है, मतलब उसका गठन किया जा रहा है। ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिविल सर्विसेज किस एक्ट के द्वारा हुई, कि साहब 1853 एक्ट के द्वारा। पहली बार भारत में सिविल सर्विसेज स्टार्ट करने का प्रावधान किस एक्ट में लाया गया, 1833 के एक्ट, चार्टर एक्ट में। हालांकि वो लागू नहीं हो पाया। लोक सेवा आयोग का गठन किस एक्ट के जरिए हुआ, तो साहब ये हुआ 1919 के एक्ट के द्वारा प्रावधान लाया गया। लेकिन उस पर अमल कब हुआ, 1926 में। 1926 में यूपीएससी गठन हुआ, ठीक है। ये इसके अंदर वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट। अच्छा, एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया 1919 में। तो ये कुछ खास पॉइंट है। एक तो यूपीएससी गठन किया गया है, वैधानिक आयोग का गठन किया गया है, और हाँ, भारतीयों को सीमित मताधिकार दिए गए हैं, ये इसका महत्वपूर्ण बात है। साथ ही महत्वपूर्ण बात 1919 के एक्ट की ये है कि इसने सांप्रदाय के आधार पर भारतीय समाज को तोड़ने का काम किया, कि भारतीयों को सिखों से अलग करने का काम कर रहे हैं। मतलब भारतीय जो, मतलब गैर जो सिख हैं उन्हें सिखों से अलग करने का काम कर रहे हैं। भारतीयों में जो मुस्लिम हैं वो अन्य भारतीयों से अलग करने का काम 1909 के एक्ट में के द्वारा कर दिया। भारतीयों को भारतीय ईसाइयों से अलग करने का काम कर रहे हैं, यूरोपियों से अलग करने का काम कर रहे हैं, ये सब काम 1919 में। और भारतीयों को सीमित अधिकार दे रहे हैं। साथ ही लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव भी इसमें लेके आ रहे हैं, ये एक अच्छी पॉजिटिव बात थी। साथ ही भारत की जो वायसराय की जो परिषद है उसमें उसके 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होंगे, ये इन्होंने अच्छा प्रावधान किया। लेकिन कमांडर इन चीफ को नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि 1857 जैसी क्रांति फिर न हो जाए, ठीक है। तो 1919 का हो गया। अब 1919 के बाद फिर आता है हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। हालांकि बीच में साइमन कमीशन वगैरह 1927 में आ रहा है, ये सब सांप्रदायिक अवार्ड वगैरह ये सब चीज़ें हैं, अपने वैसे देख लेना। मैं सिर्फ अभी एक्ट पर ध्यान दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं। इसमें क्या है, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य रियासतों को इकाई की तरह माना गया। अच्छा, यूनियन की बात की गई इसमें, जिसमें राज्य रियासतों को इकाई की तरह माना गया। अधिनियम में केंद्र इकाइयों के बीच 3 सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अच्छा, के आधार पर शक्तियों को बंटवारा किया है। कहाँ गया 1935, ठीक है। इसमें क्या गया, भारतीय संघ की स्थापना की। इसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। और अधिनियम में केंद्र इकाइयों के बीच में 3 सूचियाँ, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों को बांटा था, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई, मतलब कुछ बची कुछ जो शक्तियाँ थीं उन्हें वायसराय को। कुल मिला के है कि भारतीय संघ की इन्होंने स्थापना की
और संघी सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस तरह की सूची बनाएगी। मतलब केंद्र सरकार संघी सूची बनाएगी, राज्य सरकार जो अधिनियम बनाएगी वो राज्य सूची की जो विषय है उन पर बनाएगी, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय होंगे जिनमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बना सकती है। जहाँ पर कानून के टकराव की बात आएगी केंद्रीय कानून और राज्य कानूनों की, वहाँ केंद्रीय कानूनों को वरीयता दी जाएगी। ये बात थी। भारतीय संघ की स्थापना की, यह है 1935 का एक्ट की विशेषता। दूसरा क्या, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। मतलब भारत में द्वैध शासन व्यवस्था वही मतलब द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब कि व्यापारिक मामले और वैसे मामले नहीं, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी, प्रांतीय स्वायत्तता शुभारंभ किया, राज्यों को अपने दायरे में। अच्छा, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब जो सदनी व्यवस्था है ना, निम्न सदन उच्च सदन, वो वाली व्यवस्था का है। ये द्वैध व्यवस्था कंपनी वाली द्वैध व्यवस्था नहीं है। कंपनी वाली द्वैध व्यवस्था का मतलब है कि कंपनी की एक कमेटी सिर्फ व्यापारिक मामले देखेगी और कंपनी की दूसरी कमेटी सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक मामले देखेगी। ये है द्वैध व्यवस्था कंपनी की। लेकिन प्रांतीय में द्वैध व्यवस्था का मतलब है कि निम्न सदन और उच्च सदन, ये है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी है, 1935 का ये एक्ट है। कौन सा एक्ट है? हाँ, 1935 का। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। परंतु संघीय विषयों को स्थानांतरित आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। संघीय विषयों को स्थानांतरित आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। ये है, ये बिल्कुल क्लियर कट, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कंपनी का द्वैध शासन और जो ये प्रांतीय द्वैध शासन या केंद्रीय द्वैध शासन, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, कंपनी का जो द्वैध शासन है उसका मतलब है कंपनी के व्यापारिक मामले अलग कमेटी देखेगी और जो राजनीतिक और प्रशासनिक मामले अलग कमेटी देखेगी। जबकि केंद्रीय सरकार के में द्वैध शासन या प्रांतीय द्वैध शासन का मतलब है निम्न सदन और उच्च सदन। ठीक है, इसने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किया है केंद्र में, और प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था को उन्होंने खत्म कर दिया है 1935 के। साथ ही इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि इसने दलितों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को विस्तारित किया। और भाई कहने का मतलब 1909 में हिंदुओं को या फिर मतलब मुस्लिम समाज को अदर जो भारतीय समाज है उससे काटने का प्रयास किया 1909 में। 1919 में क्या किया कि भारतीय समाज से सिखों को अलग करने का काम किया। भारतीय समाज से जो यूरोपीय जो थे, ईसाई थे, जो भारत में पहले से भी रह रहे होंगे, उनको अलग करने का काम किया। जो यूरोपीय थे, आंग्ल भारतीय, उनको अलग करने का काम किया। हद तो अब हो रही है कि 1935 के एक्ट में तो अब हद हो गई है। 1935 के एक्ट में तो अब हद हो गई है। देखो 1909, 1919 और 1935 के एक्ट में तो हद हो गई है। इसमें आप देखो दलितों को अलग करने का काम कर रहे हैं। दलितों को, महिलाओं को, मजदूरों को लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक व्यवस्था, मतलब पहले तो धर्म के आधार पर भारतीय समाज को तोड़ना चाह रहे थे 1909 के एक्ट में और 1919 के एक्ट में, और 1935 के एक्ट में तो हद कर रहे हैं कि भारत में भारतीय समाज को जाति के आधार पर अलग करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। जेंडर के बेस पर महिलाओं को अलग करना चाह रहे हैं। ऑक्यूपेशन, उनका जो काम धंधा है उसके बेस पर मजदूर वर्ग के लिए भी अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर रहे हैं। देखो किस हद तक जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, भारतीय समाज को किस हद तक तोड़ना चाहती थी। ये है, इससे उनकी मानसिकता का पता लगता है। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। मतलब मत जो है इन्होंने 1919 के एक्ट के द्वारा भारतीयों को पहली बार दिया है, सीमित अधिकार दिया है। फिर 1935 में भारतीयों के मताधिकार को बढ़ा भी रहे। हालांकि भारतीयों को शासन में शामिल भी कर रहे हैं, शासन प्रशासनिक व्यवस्था में धीमे धीमे लोग जो आम नागरिक हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं, यहाँ के राजा महाराजा हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इन्हें ये भी लग रहा है कि यहाँ से कहीं उन्हें भागना भी पड़े। ठीक है, तो ऐसे में भारतीय समाज को तोड़ते रहे ताकि उन पर शासन करना थोड़ा आसान है। तो 1909, 1919 और 1935 के एक्ट में तो इन्होंने हद कर दी, जाति के आधार पर भारतीय समाज को तोड़ रहे हैं। 1909 में और 1919 के एक्ट में धर्म के आधार पर भारतीय समाज को तोड़ रहा है। इसके अंदर देश की मुद्रा पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है। ये 1935 का एक्ट है, देखो सही है। 1935 के एक्ट के तहत ही इन्होंने RBI की स्थापना की बात कही है, प्रोविज़न लेके आए। मताधिकार का विस्तार किया है।
आरबीआई की स्थापना की बात कही है। इसने न केवल संघीय लोक सेवा की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग 1935 का है आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों ने संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। संघीय लोक सेवा आयोग मतलब जो यूपीएससी के गठन की बात तो 1919 के एक्ट में ही कही गई है। 1919 के एक्ट में ही यूपीएससी के गठन की बात कर दी गई है, लेकिन जो 1935 का एक्ट है इसमें राज्य लोक सेवा आयोग की बात कही गई है। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई है। 1937 जो आज का जो केंद्रीय आज का जो सुप्रीम कोर्ट है भारत में, वो 1935 के एक्ट के तहत ही गठित किया गया। 1935 के एक्ट के तहत ही गठित किया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत का जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो किस एक्ट के तहत गठित किया गया? 1935 के एक्ट के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। किस ईयर में गठित किया गया? 1937 में। ये वो वाला नहीं है कि जो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट सन 1773 या 74 के एक्ट के तहत, हाँ सन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट स्थापना की है, उस एक्ट के तहत भारत का अब का जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्थापना नहीं है, बल्कि 1935 के एक्ट के तहत है। और पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की है। ठीक है, अब बात आती है अंतिम एक्ट 1947 का। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा मेरे भाई, बहुत लंबा। अब ये लास्ट है, फटाफट अब इसको देखते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश का जो पीएम था एटली, उसने घोषणा की कि 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। मतलब जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ है उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो एटली था। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना चाहिए ठीक है। उन्होंने कहा कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन खत्म कर दिया जाएगा और उत्तरदायी जो भारतीय हैं उनके हाथों में सत्ता सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। भाई कांटे तो उन्होंने पहले ही बो दिए, मिंटो ने, मार्ले मिंटो जो वो वायसराय है उसने कांटे बोए। और 1919 में और हद कर दी है उन्होंने धर्म के आधार पर। 1935 के एक्ट में उन्होंने जात के आधार पर महिलाओं के लिए अलग, अनुसूचित जाति एससी उन्हें भारतीयों से अलग करने की कोशिश में, जो अनुसूचित जाति वाले जो भारतीय हैं अनुसूचित जाति को अन्य भारतीयों से अलग कर रहे हैं, महिलाओं को अलग कर रहे हैं, मजदूरों को अलग करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया, भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को भारत सरकार ने फिर स्पष्ट किया 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जिसे स्वीकार नहीं करेंगे। 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। मतलब 1947 में जो भारत के जो वायसराय रहे हैं वो माउंटबेटन हैं, और जो 1947 में जो तत्कालीन ब्रिटेन का जो पीएम है वो एटली है। ठीक है, ब्रिटेन का पीएम एटली है, और जो भारत का जो वायसराय है 1947 में तत्कालीन वो है माउंटबेटन। ठीक है, इसे माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन ही वो विभाजन की योजना लेके आ रहा है, उसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। मतलब अब उनके मंसूबे हो रहे हैं। उन्होंने तो भारतीयों को सिखों से, भारतीयों को यूरोपीय जो ईसाई हैं उनसे सबसे अलग करने का वो किया। लेकिन ये जो प्लान था वो प्लान मुस्लिम वाला जो प्लान है, भारतीयों को मुस्लिमों से अलग किया जाए, वो उनका सटीक बैठा है। भारत का विभाजन होता है, इस पर भारतीय संविधान अधिनियम 1947 बनाकर इसे लागू कर दिया गया। इसकी खास बात क्या थी? इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया भारत। ठीक है, ये है मतलब जो हमारा 1947 का अधिनियम है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था, उसके तहत क्या क्या खास बात है? ये है कि इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 को इसको संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। भारत में ब्रिटिश राज समाप्त, तो भारत को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। साथ ही इसने भारत का विभाजन किया और 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। मतलब ब्रिटिश का जो कॉमनवेल्थ है, जहाँ पर कभी न कभी भारत ब्रिटिश का राज रहा था, उन देशों का ग्रुप ये था, उससे अलग होने की आज़ादी दी। इसने वायसराय का पद खत्म कर दिया। उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया। मतलब जो वायसराय का पद था वो खत्म कर दिया, दोनों डोमिनियन राज्य के अलग अलग गवर्नर जनरल पद सृजित कर दिए। ठीक है, जिनकी नियुक्ति नई राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश के ताज को करनी थी। मतलब 2 अलग अलग उन्होंने वो स्टेट बना दी कि ये भारत स्टेट है, भारत स्टेट से ये दूसरी स्टेट बन गई पाकिस्तान, और दोनों स्टेटों के दोनों जो डोमिनियन स्टेट हैं इनमें अलग अलग गवर्नर जनरल पद बना दिए। वो जो गवर्नर जनरल पद की जो नियुक्ति है वो ब्रिटिश जो
ब्रिटेन का जो हेड ऑफ स्टेट है, दैट इज ब्रिटेन की क्वीन है, वो ही करेगी, लेकिन सिफारिश किनकी होगी? उस स्टेट के जो मेंबर होंगे उनकी। ठीक है, राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश के ताज करनी थी। इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। हाँ, उस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। ठीक है, ये है। नेक्स्ट, इसने दोनों डोमिनियन स्टेट संविधान सभा को अपने देश में संविधान बनाने, उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। हाँ, भारत, ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दोनों डोमिनियन जो स्टेट थी उन्हें अपना अपना संविधान सभा गठित करने, अपने अपने संविधान बनाने के लिए स्वतंत्रता दी। वो किसी भी देश के संविधान से सीख सकते हैं। सभाओं को यह भी शक्ति है कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त भी कर सकती है और उन्हें अपना भी सकती है, समाप्त भी कर सकती है। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। और उन्हें भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ये भी अधिकार था कि जो 1947 का अधिनियम है वो इसे भी ख़त्म कर सकती है। नेक्स्ट, इसने दोनों डोमिनियन स्टेट की संविधान सभाओं को ये पावर दी कि वे नए संविधान का निर्माण और कार्यान्वयन होने तक अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती है। और 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये कहने का है कि दोनों डोमिनियन स्टेट को ये अधिकार था कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भी वो डीएक्टिवेट कर सकते हैं, उसे भी वो जो है निगलेक्ट कर सकते हैं, उसे भी ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें ये भी अधिकार था कि कहाँ गए ये, साथ ही साथ उन्हें ये भी है 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम है वो लागू तब तक नहीं होगा जब तक दोनों डोमिनियन स्टेट इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे, नियम नहीं बना लेंगे। ये है। नेक्स्ट, इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद खत्म कर दिया। अब भारत सचिव का काम क्या है? भारत सचिव तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश की जो कैबिनेट था उसका मेंबर था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। अब पोस्ट को खत्म कराएंगे, कोई मतलब ही नहीं। इसकी सभी शक्तियाँ राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। मतलब इसकी जो सारी पावर थी राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव था उसको दे दी गई। नेक्स्ट, इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय जो रियासत थे, मतलब भारतीय क्षेत्र थे, पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति घोषणा कर दी। 15 अगस्त 1947 से भारत के जो भी, मतलब जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे उस पर उनका कोई अधिकार नहीं होगा, संप्रभुता खत्म। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 खत्म। तो सन 1773 से 1858 तक 4 एक्ट हैं, महत्वपूर्ण हैं, जिनके अधिनियम हमें पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। और 1858 से 1947 तक 7 एक्ट हैं। अब ये थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अंतरिम जो सरकार बनी है 1946 में, उसमें जवाहरलाल नेहरू कौन थे? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों से संबंधित सदस्य थे। मतलब राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामलों के देखने वाले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? गृह, सूचना, प्रसारण, मतलब गृह मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये अंतरिम सरकार है, फाइनल गवर्नमेंट नहीं है, अंतरिम है। जॉन मथाई कौन थे? उद्योग। जगजीवन राम, श्रम। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा। CS बाबा खार। लियाकत अली खां, वित्त से संबंधित वित्त मंत्री थे। अब्दुल रब निस्तार कौन थे? डाक से। आसफ अली, रेलवे। शिक्षा मंत्री कौन थे? राजगोपालाचारी, ये हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गजनफर अली। विधि जगन्नाथ मंडल। ठीक है, ये है अंतरिम सरकार। फिर जो पहला मंत्रिमंडल है उसमें कौन है? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। राष्ट्रमंडल विदेशी मामले, वैज्ञानिक मामले, शोध से संबंध। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री, खाद्य कृषि। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। भारत के पहले, मतलब स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। खाद्य कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मंत्री, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और इन्हें राष्ट्रमंडल विदेशी मामले भी थे। जॉन मथाई रेलवे मंत्री। ठीक है। RK पणगुट्टम शेट्टी, इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है वित्त मंत्री। कौन है? षणमुगम शेट्टी, मतलब स्वतंत्र भारत का जो पहला कैबिनेट है उसमें मंत्री हैं। तो पहले वित्त मंत्री कौन है भारत के? RK शेट्टी, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK शेट्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे मंत्री हैं जॉन मथाई। षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री। डॉक्टर BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री। जो अस्थायी सरकार थी उसमें भी रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह ही थे। वो जो स्थायी सरकार बनी है
स्वतंत्र भारत की, उसमें भी रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह ही हैं। अमृत कौर ये स्वास्थ्य मंत्री बनी, CH वहावा वाणिज्य मंत्री बने, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री और शिक्षा मंत्री पतायत में अबुल कलाम आज़ाद बने हैं। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री बने और VN गाडवेल खान ऊर्जा मंत्री। तो इस तरीके से हमारी ये हो जाती है। ठीक है, ये है। फिर इसमें क्या व्यवस्था, हाँ, ये स्वतंत्र जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसी के कुछ पॉइंट हैं। हाँ देखो, इसमें लिखा था ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार इसने स्वीकृत करने का अधिकार से वंचित कर दिया। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया था। भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्त करने, पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल जो कर्मचारी थे वो वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। 1947 का वो है कि 1947 से पहले जो सिविल सर्वेंट बने हैं उनको वही सुविधाएं मिलती रहेंगी जो उसके बाद। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारा ये ख़त्म हो जाता। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फिनिश हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उन सब में ये पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।